हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं इतिहास की, उस सीरीज की और उन आइडियाज की जिसके द्वारा आपको प्रारंभिक भारत का परिचय, यदि पुस्तक को मैं देखूं तो इसको कैसे देखना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में, तमिल माध्यम में, कन्नड़ माध्यम में, जो इस किताब को ना पढ़ता होगा। राम शरण शर्मा सर जी की ये पुस्तक एग्जाम के लिए अतुलनीय है, क्योंकि जो इतिहास के जो आइडियाज जो वो दिखा रहे हैं, उनके लिए उन्हें वीके रजवाड़े लाइफ टाइम अवार्ड भी 2002 में दिया गया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के भी प्रोफेसर और मतलब बहुत बड़े बड़े उच्च उपाधियों पर वो रहे हैं। तो पॉइंट ये कि उन्होंने इतिहास को एक नया परिप्रेक्ष्य देने में मदद की। आज के समय के हिसाब से हो सकता है नए क्वेश्चन भी आए, लेकिन फिर भी हम इस पुस्तक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहली बात तो हम बात करते हैं कि भाई जो इसका इंडेक्स है, वो इंडेक्स है, उसके अंदर एक मानचित्रों की सूची है। तो मानचित्रों की सूची आपको अलग से भी देखनी चाहिए। किताब पढ़ने से पहले आपको मानचित्रों की सूची पर जाना चाहिए। अलग अलग सारे मानचित्र एक बार देख लो आप, क्योंकि पीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट आते हैं, वो टर्म्स आते हैं। वो मानचित्र की सूची आप देखिए, अलग अलग सूची को देखिए। अलग अलग मानचित्र सूची का मतलब अलग अलग मानचित्र को देखिए और समझिए कि मानचित्र क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना करिए। अब हम आगे आते हैं, बात करते हैं कि आखिर किताब की जो सीक्वेंस है इसको देखा जाना कैसे चाहिए। इसमें टोटल 33 चैप्टर्स हैं और बाद में एक बिब्लियोग्राफी भी है और अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स भी दिया हुआ है। इंडेक्स आपको लास्ट में देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मानचित्र में भारतीय प्राकृतिक है, वार्षिक वर्षा आप छोड़ दीजिए। छोड़ने का अर्थ है कि आज की तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। भारत में तांबे लोहे अश्क सोने का निक्षेप, नवपाषाण स्थल है, हड़प्पा है, और उसके बाद जो है चित्रित धूसर मृदभांड जिसको हम पीजीडब्ल्यू कहते हैं, महाजनपद हैं, उत्तरी काल मृदभांड यानी कि आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर की बातें हैं, मध्य एशिया है, भारत गुप्त काल है, दखन और दक्षिण भारत भी है। तो यानी कि ये पुस्तक हमें प्राचीन भारत से रूबरू कराती है। अकेला ऐसा टेक्स्ट नहीं है, और भी कई टेक्स्ट हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है। पीटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं या मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमसे पूछा जा सकता है कि स्रोतों के प्रकार क्या होते हैं और इतिहास का निर्माण आखिर किस तरह से किया जाना चाहिए। इतिहास का निर्माण, निर्माण यानी इतिहास अपने आप में बना नहीं हुआ, जिस प्रकार से बनाया जाएगा वैसे बनेगा। यानी कि अगर आप भौतिक अवशेषों यानी फिजिकल मटेरियल मटेरियल कल्चर की बात करोगे तो बहुत कुछ है। दक्षिण भारत के मंदिर, यहाँ लिखा हुआ दक्षिण भारत के पत्थर के मंदिर हैं जैसे। पूर्वी में जो है ईंटों के विहार। जब पूर्वी भारत की हम बात कर रहे हैं तो ईंटों के विहार का मतलब यहाँ पर हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। लेकिन की वर्ड जैसे होती हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी एक जो एरिया है, उस एरिया में जो हो सकता है कि एक एक ही कल्चर रहा हो, या फिर हो सकता है कि एक कल्चर मेन कल्चर होगा, बाकी कल्चर सब कल्चर हो सकते हैं, या मल्टी कल्चर भी हो सकता है। तो पेंटेड ग्रेवेयर जो है, वो उससे हमें पता चलता है कि कल्चर कैसा था। सातवाहन पीरियड का हमें पता चलता है, उसके वहां से वो कैसा था, यानी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। यानी कि बहुसांस्कृतिक टीले वो भी हो सकते हैं। इवन केरला की बात करोगे तो वहाँ पे मेगालिथिक कल्चर हो जाता है। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये अगर मान लो साइट्स हैं, इन साइट्स को जैसे बीबी लाल साहब थोड़े टाइम पहले नहीं रहे थे, उन्होंने कई साइट्स के ऊपर एक्सकवेशंस किए हैं, जब खुदाई की तो हमें पता लगता है। तो यानी संस्कृति के उद्घोषक हैं ये सारे साइट। लेकिन आप एक टीला है, मान लो कोई भी मिट्टी का बड़ा टीला है, उसकी खुदाई हो सकती है। एक तो हो सकती है अनुलंब और एक हो सकती है क्षैतिज। अनुलंब का मतलब है कि लंबी लंबी यानी सीधी खड़ी खुदाई करना, जिससे आपको जो है अलग अलग कल्चर्स का आपको पता लग जाता है। क्योंकि जब आप उसको लंबी मतलब सीधी खड़ी खुदाई करते हैं तो पूरी साइट एक बार में निकल के नहीं आएगी, लेकिन आपको अलग अलग साइट्स जो जो भी उसके नीचे रही हैं कल्चर, वो दिख जाती हैं। सबसे नीचे वाला जो कल्चर होगा सबसे पुराना होगा, सबसे ऊपर वाला कल्चर सबसे नया होगा। तो यानी आपको सीक्वेंस पता लग गई, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटिग्राफी भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन यानी क्षैतिज उत्खनन हो गया। हॉरिजॉन्टल यानी कि मैंने क्या किया, मैंने पूरे एरिया को, चौड़े एरिया को चारों तरफ से एक्सकेवेट करना शुरू किया, तो एक कल्चर का मुझे ज्यादा डिटेल पता चलेगा। यानी अगर मुझे एक कल्चर पता लगाना है डिटेल में तो मैं चौड़ी करूंगा, और अगर मुझे लंबा करना है तो लंबा करूंगा। तो यानी कि खुद दिमाग लगाइए कि भैया क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल में ज्यादा खर्चा आएगा कि वर्टिकल में ज्यादा खर्चा आएगा, या कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप सोचिए। तो यानी कि बात यह है कि भारत में जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी की बात है, राजस्थान है, अ, गुजरात है। लेकिन गंगा मैदान वाली डेल्टाई क्षेत्रों में जो है थोड़ा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोहे के औजार भी मिले हैं, लेकिन वो औजार जो है थोड़े से करोड़ हो जाएंगे। कच्ची मिट्टी के बने भवन है वो खत्म हो चुके हैं। ये यानी कि हमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो कल्चर होता है और जो ज्योग्राफी होती है, दोनों का बहुत लंबा एक संगम है।
अब बात करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2500 साल पहले हमें पता लगता है गंगा की घाटी, जबकि कल ही मैंने अपने एक न्यूज़पेपर वीडियो में डिस्कस किया कि पल्लवा पीरियड का 12,000 साल पहले का भी अवशेष एक मिला है, तो हमें वो भी सोचना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन पॉइंट ये एग्जाम में ये आता है, भाई खुदाई करें ही क्यों, कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार के वो मृद भांड यूज करते थे, क्या खाना खाते थे, क्या औजार यूज करते थे, तो इससे जो है पता लगता है कि जीवन कैसा था। ऐसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था महापाषाण यानी मेगालिथिक पीरियड, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। तो यानी ये सारी चीजें पुराने टीलों के क्रमिक स्तरों पर जो विधिवत उत्खनन किया जाता है, विधिवत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलता है कि भाई पुरातत्व विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए भी अब कैसे होगा, वो भी मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में, एक न्यूज़पेपर लेक्चर में आप जाके देखेंगे, मैंने आज ही कार्बन 14 डेटिंग का बहुत डिटेल में चर्चा की है। क्योंकि आपके ज्ञानवापी मॉस के कॉन्टेक्स्ट में वो C14 की बात कर रहे हैं कि C14 अगर हम कराएंगे डेटिंग, तो C14 डेटिंग जो कि कार्बन आइसोटोप है, एक स्टेबल तरीके से डीके होता है, तो कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी पेड़ के मरने के बाद जो उसके अंदर C14 कम होता जा, कार्बन जो खत्म होता चला जाता है, डीके होता चला जाता है, तो एक समय तक आप पता लगा सकते हो कि उसका आधा जीवन कब होगा। क्योंकि C14 का आधा जीवन यहाँ पर दिया हुआ है 5568 ईयर्स। तो इसी तरीके से आपको पता लग जाता। तो ये एक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से अगर मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की इंपॉर्टेंस ही क्या है, भूखे नंगे लोग पड़े हैं और कुछ खाने को नहीं है, आप एक्सकवेशन में लगे हुए, जरूरत क्या है इसकी। तो आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसी तरह सिक्कों की बात करते हैं, तो सिक्के जो है, सिक्के की स्टडीज को हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स। भारत में कागज का जो नोट था बहुत बाद में आया है, सबसे पहले वर्ल्ड में जो कागज के नोट थे वो लेके आया है चाइना, और भारत में तो बहुत बाद में आया है। 13th सेंचुरी, कुबलाई खान, मंगोलिया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद हम कह सकते हैं ऐसा कुछ है, मैं एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मुझे। तो पॉइंट ये है कि सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, शीशे के भी सिक्के होते थे, शीशे यानी कि आप अलग अलग टाइप से मिट्टी के बने सिक्के के सांचे मिले हैं, बहुत बड़ी बात। तो कुषाण काल की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण काल कब आ रहा है भाई। सबसे पहले मान लो हड़प्पा आ रहा है, हड़प्पा के बाद आप जो है वैदिक काल में जा रहे हो, वैदिक काल के बाद जो है आप 6th सेंचुरी BC तक आप पहुंच रहे हो। 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी BC में जब आप बौद्ध और ये सारी बातें करते हो, उसके बाद आप 3rd सेंचुरी BC तक मॉडर्न पीरियड में आ रहे हो, फिर आप 3rd सेंचुरी AD तक जा रहे हो। 3rd सेंचुरी AD तक जब आप गुप्ता पीरियड के बीच में, तो बीच में ही सब कुछ आ जाता। तो आपको पूरा एकदम पता होना चाहिए, एक बार आप ध्यान से देखेंगे, इन एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ वो नहीं हो रही है, पॉइंट हो रही है कि निधि है अपने आप में, यानी कि बहुत सी विदेशी टकसालों के ढाल भी यहाँ मिले हैं। इससे पता लगता है कि भाई ओहो इंटरनेशनल ट्रेड भी था। इससे ये पता लगता है कि एक सिस्टम था। इवन हम जब हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें जो हमें सील मिली है वो भी सिक्के की तरह ही थी। तो पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, ये संग्रहालयों में है। अभी हम एक और एक्सरसाइज भी करेंगे एक दिन, जिसके अंदर जो है धर्मराज जी जो है अलग अलग म्यूजियम की वेबसाइट्स पे जाकर, और उनसे मैं उनसे एक एक्सरसाइज कराऊंगा। तो पॉइंट ये है कि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, इसीलिए बहुत सारे सिक्के वहां लेके चले गए, कुछ हमारे पास भी हैं। अब सिक्कों पर मिलता क्या है भाई, किसी पे देवी देवता मिल रहे हैं, किसी पे लक्ष्मी है, किसी पे पार्वती है, किसी पे बुद्धा है, किसी पे शिवा है। अब किस पे क्या है वो पीटी में आना मुश्किल है। लेकिन क्या सिक्के धर्म को दर्शाते हैं? हाँ दर्शाते हैं। क्या सिक्के अलग अलग धर्मों के कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं, जैसे कुषाण समय में? तो हाँ भाई दर्शाते हैं। क्या सिक्कों के ऊपर जीवन दर्शाया जाता है, दिखाया? क्या सिक्कों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन दर्शाया जाता है? हाँ दर्शाया जाता है। तो ये सब जो याद कर लेगा, सिक्के पे क्या लिखा गया वो तो याद ही कर लेगा, स्क्रिप्ट कौन सी है उसको वो भी पता लग जाएगा। वो सब फैक्ट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में और बाकी भी। अब सिक्कों का काम क्या होगा, सिक्के किस काम आते थे? कोई बोलेगा दान दक्षिणा, हाँ भाई। खरीद फरोख्त, हाँ भाई। वेतन मजदूरी, हाँ भाई। इसीलिए आर्थिक इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी व्यापारिक संघ, जिसके लिए बाद में आपने, जिसको आपने कहा गया है श्रेणी, श्रेणी कहा गया है, शिल्पकार और व्यापार। तो यानी कि सिक्कों के से आप पता लगा सकते हो कि कोई शहर बना कि नहीं बना, डूबा कि नहीं डूबा, व्यापार हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको पीटी के लिए पता होना चाहिए सीसे, पोटीन, तांबे, कांसा, चांदी, इनके इनके सिक्के हैं। गुप्त शासन विशेषकर सबसे अधिक, जैसे यहाँ लिखा है, गुप्त शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए। हो गया पीटी का। पर यूपी एग्जाम इसमें खुश नहीं होता। एग्जाम आजकल पूछने लगा है साला क्यों किया। अबे तूने किया तो याद कर लिया, पर किया क्यों? तो क्यों आपको सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ते टाइम ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसे ही अभिलेख की बात कर लेते हैं, तो अभिलेख के अंदर क्या होता है, उसको अभिलेख का मतलब होता है अ, कि, कि सिक्कों से भी ज्यादा अगर परमानेंट है, सिक्के तो कहीं कहीं जाएंगे, गड़े हुए मिल जाएंगे, पर अभिलेख तो वहीं मिलेंगे। खासकर स्टोन अभिलेख यानी एपिग्राफी अभिलेख, यानी कि दस्तावेज। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी। यानी अभिलेख, मोहरों पर
उसके बाद स्तंभों के ऊपर, स्तूपों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, ताम्र पत्रों के ऊपर मिलते हैं। सांची स्तूप को जाके गूगल करो, तुम्हें पता लगेगा भाई उसके दरवाजे के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे अहियोल टेम्पल इंस्क्रिप्शन है साउथ इंडिया में। फिर उसके बाद उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है चोलास का, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, महास्थान इंस्क्रिप्शन है, इवन अशोका के सारे इंस्क्रिप्शन है। यूपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी भाई अशोक जो है उसका नाम कहाँ मिला, अगली बार कुछ और बोलेगा कि भाई उसके अंदर क्या ये भी था। तो याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत भी है। मिट्टी की दीवारों पे, मंदिर की दीवारों पे, ईंटों पे, मूर्तियों पे, सब जगह मिलते हैं। अभिलेख खुदे हुए मिलते हैं। तो कब से मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ईसा के आरंभिक शतक से, क्योंकि वहां से ताम्रपत्रों का उपयोग शुरू हुआ। उससे पहले आप कह सकते हो कि भाई सिक्के की तरह अभिलेख भी क्या वहीं पर है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है आजकल इस किताब के हिसाब से, अभी हमें रिसेंट भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैसूर में है। आरंभिक अभिलेख कौन सी भाषा में, प्राकृत में है। कब के हैं वो, ईसा की पूर्वी, ईसा पूर्व तीसरी सदी से हैं। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ उससे 300 साल पीछे चले जाओ। ईसा पूर्व यानी पहले, और ईसवी यानी बाद में, तो जीरो को हमने ईसा पूर्व मान लिया। बात समझे मेरी बात को। तो अभिलेख में संस्कृत भी होती है, संस्कृत भाषा में ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगे, चौथी पांचवी सदी, तो यानी साथ में एक आप बना लो फ्लो चार्ट कि भाई ये हुआ नौवीं, देखो पूरा सीक्वेंस दे रखा है। कॉपरनिकस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ये जो ग्रंथ माला है इसके अंदर बताए गए। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर लो, तो इसी तरह के आपने देखा कि 50,000 से अधिक अभिलेख भारत में, अधिकांश जो दक्षिण भारत में अभी पाए गए हैं, वो प्रकाशन उनका होना चाहिए, वो नहीं हुए हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है भाई सबसे पहले किसके, सबसे पहले मान लो हड़प्पा के, अभी के हिसाब से हड़प्पा के अभिलेख पढ़े जा चुके, नहीं पढ़े जा चुके। यानी कौन सी लिपि हो गई, वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। भाव चित्रात्मक लिपि यानी लिपि तो है लेकिन सिर्फ शब्द नहीं है उसमें, जो है वो भी है इशार, मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, इशारे भी किए गए हैं, चित्र की तरह कुछ कुछ बना हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी विचारों में, वस्तु में चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया। अशोक में क्या है, ब्राह्मी लिपि है। यह लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी कैसे लिखी जाती है आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी खरोष्टी है, पश्चिम उत्तर भाग में खरोष्टी थी, ब्राह्मी लिपि का प्रचार यहाँ रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अशोक के शिलालेख, वहां पे यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो जाओ गूगल करो और अशोक का मैप देखो एक बार, अशोकन एडिट्स हैं कहाँ कहाँ, उसको ध्यान से याद करो, समझो, तो आपका काम आसान हो सकता है। ऐसे ही जो है आठवीं, ईसा की 8वीं शताब्दी तक के अभिलेखों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है शैलियों में अंतर आ गया, उन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पहले अभिलेख कहाँ मिल रहे हैं हमें, मोहरों पे मिल रहे हैं। उसके बाद 2500 ईसा पूर्व जो हमने कहा, इन्हें पढ़ना संभव नहीं हुआ है अभी तक, जैसे मैंने कहा, लेकिन अशोक वाले पढ़े गए। फिरोज शाह तुगलक में एक टाइम पे भी अशोक के दो मिले हैं, एक मेरठ में, दूसरा टोपरा में हरियाणा में। उसके बाद उन्हें दिल्ली से मंगवाया, मतलब दिल्ली मंगवाया गया इनको, और पढ़ने का प्रयास किया गया, कोई नहीं पढ़ पाया। अंग्रेजों ने भी कोशिश की, लेकिन सर्वप्रथम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसप को मौका मिला, उन्होंने पढ़ा। और ये बात यूपीएससी ऑलरेडी पीटी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में और भी है। तो यानी कि अब आप मेंस के हिसाब से देखोगे तो अभिलेख कितने प्रकार के हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, प्रशासनिक हैं, ये सारे के सारे हैं। फिर एक अनुष्ठानिक भी हैं। अनुष्ठानिक यानी रिलीजियस उनका नेचर होगा, यानी कि जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव संप्रदाय सभी क्या आएंगे, भक्ति भाव से मंदिरों के दरवाजों पे, दीवारों पे, प्रतिमाओं पर। तीसरी कोटि में आएंगे प्रशस्तियां, तो डिवीजन हो गया अपने आप में। अब इसमें सोचो कि भाई इनको क्या ये जनता का जीवन दर्शाते हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन दिखाते हैं, क्या ये प्लूरल कल्चर दिखाते हैं, क्या ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं, क्या ये रिलीजन को एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, क्या ये पीस दिखाते हैं, क्या ये भारत का सिविलाइजेशनल हिस्ट्री दिखाते हैं। अब इनके डिटेल हम थोड़े थोड़े देख सकते हैं। आपको जब हो तो आप फटाफट से सबकी डिटेल देखो, थोड़े थोड़े, और चार चार रहने आपको पता होने चाहिए। समुद्रगुप्त की जैसे प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। तो ये सब बातें समझ में आनी चाहिए कि क्या है उनमें, क्या हो सकता है, क्या नारी जीवन के बारे में कुछ है, क्या भिक्षुओं के बारे में है, ब्राह्मणों के बारे में है, मंदिरों के बारे में है, जागीरदार शब्द तो उस समय आया नहीं था। तो ये एक सिस्टम है, ये एक अप्रोच है। आप जब पढ़ेंगे, सोचेंगे और आप देखेंगे तो आपको होगा। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें, हमने कहा लिपि तो हमने 2500 ईसा पूर्व से पहले जान ली, लेकिन हमारी प्राचीनतम जो उपलब्धि, जो हम जब पांडुलिपि की बात करें, तो ईसा की चौथी सदी से पहले की नहीं है। और वो भी सेंट्रल एशिया में मिली है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में क्या था, आपका सिल्क ट्रेड रूट था, वहां गए, वहां पर ऐसा एनवायरमेंट और ऐसा वेदर कंडीशंस रही कि वो प्रिजर्व हो पाई। लेकिन वहां पर जो तालपत्र, यानी भोजपत्र, यानी ब्रिच ब्रिच बार्क जिसको हम कहते हैं, पेड़ के पत्तों के वो था, या आप तालपत्र कह लो, वहां पर प्राकृत भाषा फैल गई। और उसके बाद देखो पांडुलिपियां मेष चर्म, यानी कि आप हिरन के कह लो, और काष्ठ फल को यानी लकड़ी के ऊपर भी कह लो, लेकिन पांडुलिपि है, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि तब तक आपकी मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पांडुलिपि ही मूल्यवान समझी जाती थी। ऑब्वियसली आज भी हमारे यहाँ पुराने समय की रखी हुई है कुछ ना कुछ।
पांडुलिपियों के समय से पेंटिंग भी शुरुआत होती है, तो इसलिए रामायण महाभारत ये सब आ जाता है। फिर आपको देखना पड़ेगा ऋग्वेद का समय क्या है भाई। ऋग्वेद का समय दे रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पहले वर्ड है तो पहले ही पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि यार तुमने पहले उपनिषद बोल दिया। जो सीक्वेंस है वही फॉलो होगी। अथर्ववेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उपनिषद ये सारे के सारे होंगे। इनके बीच में मतलब समय भी एक जैसा रहेगा, एक साथ भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई एकदम स्टैटिक नहीं है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति है, कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान उसके बाद आ जाते हैं। उपनिषद में हमें क्या शब्द यूज किया है यहाँ पे, चिंतन, तो आपको चिंतन से समझना है। वेदांग 6 होते हैं, उनको याद कर लो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और संक्षिप्त होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, सूत्र कहलाते हैं। तो यानी जैसे कल्प सूत्र, सुलवा सूत्र, सुलवा सूत्र के अंदर लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, इसलिए एग्जाम यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। सो महाभारत रामायण जब हुआ तो महाभारत को क्या, महाभारत से क्या किया भाई, व्यास की कृति हो गई। तो 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक इसके स्थिति का आभास होता है, आभास। पता ना है कि प्रॉपरली ऐसा है, लेकिन ऐसा लगता है। पहले नाम क्या था, जयस। फिर उसके बाद जो है बढ़ा दिए गए श्लोक, 24,000 हो गए, फिर भारत हो गया, और भारत के बाद ऐसे ही और आगे हो गए। इसीलिए शत सहस्त्री संहिता महाभारत कहलाया जाने लगा। इसमें कथाएं हैं, वर्णन है, उपदेश है, तीनों वर्ड आ गए। एग्जाम में आप मेंस में अगर ऐसे वर्ड याद रखोगे तो आपका भला हो सकता है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ के बात करोगे तो भाई महाभारत जो है महाकाव्य हो गया। उसमें उपदेशात्मक भाग भी हैं और कुछ जोड़े भी गए बाद में बढ़ता चला गया। हर बार नई जनरेशन आई, उसने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ उसको डेविएट कर दिया, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। लेकिन भारत के कल्चर का इंटीग्रल पार्ट हो गया वो। कर्मकांड के साहित्यों पे भी मिलता है हमें, अनुष्ठानों पे भी मिलता है, राज्याभिषेक मिलते हैं, आडंबर भी मिलते हैं, तो सब कुछ है। तो क्या सोसाइटी के लिए लेना है, आपको ये सोचना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे 16 संस्कारों में नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ग्रह सूत्र के अंदर ये सारे पाए गए। श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, शूल्य सूत्र। शूल्य सूत्र में मापों का विधान है, यानी साइंटिफिक बात आ गई। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है, तो हो गया ये अपने आप में पीटी का क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही ये पैराग्राफ जैन और बौद्ध के बारे में बोल रहा है। तो प्राचीनतम बौद्ध पाली में लिखे गए। उसके बाद जो है आपके बुद्ध की स्थिति धर्मात्मक, धर्म शिक्षात्मक, ये शब्द है। फिर बुद्ध का जीवन मिला, मगध मिला, उत्तरी बिहार मिला, उसके बाद आगे चले आप। फिर उसके बाद जो है आपको पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती हैं। प्रत्येक कथा क्या है, जातक एक लोक कथा है। उसके बाद जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, राजनीतिक घटनाओं को भी बताती है। उसके बाद जैन की अगर हम बात करें तो जैन प्राकृत भाषा में हुआ। जैसे बौद्ध के बारे में हम कह रहे हैं, वैसे ही हमने बात की जैन के बारे में। बौद्ध बोल रहा है पाली भाषा में लिखे गए, और जैन जैन बोलता है कि प्राकृत में लिखे गए। ईसा की छठी गुजरात में वल्लभी में इनको अंतिम रूप दिया गया। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है बताने का, समझने का है। महावीर काल बिहार और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश राजनीतिक इतिहास बताओ। यानी जैन धर्म से राजनीतिक इतिहास बनता है भाई, बहुत से भी बनता है। तो जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। फिर आगे आपका लौकिक साहित्य, लौकिक यानी जो जनरल यानी आसपास जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है। विधि ग्रंथ यानी विधि यानी कि न्याय, धर्म सूत्र, स्मृतियां, धर्म सूत्रों का आकलन समय हो गया। तो यानी जो चीज यहां पर आ रही है, इसका मतलब पहले क्या आया, पहले ऋग्वेद आया भाई। उसके बाद आपके बाकी वेद वेद और बाकी पौराणिक कथाएं आई। फिर उसके बाद हमने रामायण महाभारत की बात की, फिर हमने बौद्ध और जैन की बात की, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं धर्म सूत्र और इनकी। तो इन्हीं सीक्वेंस चल रही है, संहिताबद्ध कर दिया गया उनको। संपत्ति का अर्जन भी उनके अंदर है, विक्रय भी है, उत्तराधिकार भी है, नियम भी है, चोरी, हमला, यानी कि वाह पूरी सोसाइटी पता लग गई। फिर हमने बात की कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, 15 अधिकरण है इसमें। दूसरा और तीसरे सबसे पुराने, एक पूरा इसमें सीक्वेंस दे दिया। फिर आ गया आपका भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट। ये दो नाम भास और शूद्रक लोगों ने सुने नहीं होंगे, पीटी के अंदर आ जाएंगे, मर जाएगा आदमी कि भाई ये कौन था। फिर इस पे आप पूरी पीएचडी करोगे। अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के नाम आ गए। उसके बाद हम साउथ की अगर बात करें तो संगम हो गया, समूचा संगम साहित्य, संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी 30,000 पंक्तियों के पद्य हैं वो, पद्य और गद्य। पद यानी कि कविताएं हैं एक तरीके से। एट्टू तोक्के, 8 एट्टू तोक्के यानी कि संकलनों में, 8 संकलनों में विभाजित हैं। 100 के समूह हैं। जैसे पूरा पूर्णनुरु, पूर्णनुरु यानी पूर्णनुरु आपको नाम पता होना चाहिए। पट्टिनेल डिक्कल, पट्टिनेल कील कणुक्कू, ये नाम है। पट्टू पट्टू, अब जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश के हिसाब से डिफरेंट होगी, तमिल के हिसाब से डिफरेंट होगी, हिंदी के हिसाब से डिफरेंट होगी, इसलिए आप देख लीजिए इनको। तो ये लौकिक है, लौकिक इतिहास है। मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। संगम लिटरेचर से आप सोसाइटी के बारे में क्या समझते हैं, उसकी शैली, विषय वस्तु,
का निर्धारण इस पे नहीं किया, मतलब सिर्फ वो उनका निर्धारण नहीं किया सकते क्योंकि बहुत ब्रॉड है वो। सामाजिक विकास का पता चलता है, हाँ पता चलता है, लेकिन क्या पता चलता है वो तो आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि संगम, संगम जो है, संगम ग्रंथों में ऋग्वेद में भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, संगम भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी है, नायक है, वीर पुरुषों की बात है, नायिकाओं की बात है, लौकिक है ये आदमकालीन गीत है, यानी बहुत पुराने प्रिमिटिव है नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक परिष्कृत साहित्य यानी कि एक सिविलाइज्ड और डेवलप सोसाइटी दिखाई देती है। योद्धा, सामंत, राजा, इनके नाम बताए गए हैं, भाट और दानों की प्रशंसा की गई है, कविताओं के पढ़ी गई हैं। होमर से इसकी तुलना की जा सकती है, गूगल करना होमर क्या है, क्योंकि इन योद्धाओं का यहाँ पे वीर चित्रण दिया गया, बहुत अच्छा दिया गया है। तो पॉइंट ये है कि संगम ग्रंथों में जो चेर राजाओं के नाम है उन्हें दानकर्ता के रूप में, यानी उस समय दान दे रहे हैं, सोसाइटी चल रही है, यानी कि एक सोशल सेटअप है, एक सोशल कल्चर है, ये सारी चीजें हैं। संगम में बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नगर क्या हो गया, कावेरी पट्टनम। लोग आते हैं, लोग रहते हैं, सोना चांदी देते हैं, व्यापार करते हैं। तो मतलब एक मूवी की तरह पूरा का पूरा हो गया। यानी कि एक साइट है जो आरिकेमेडु, आरिकेमेडु साइट है एक आपकी पौंडीचेरी के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोमन साइट थी। यानी ऐसा हमें लिखने वाले उससे नहीं, पुरातत्विक साक्ष्य से भी मिलता है। अब विदेशी विवरण की बात कर लेते हैं, इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, दोबारा भी आ जाएगा, ऑप्शनल में तो आता ही आता है, जीएस में भी आ सकता है। तो कौन पहले आए ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास जो है वो जो वर्णन कर रहे हैं, क्या वो सही में सही वर्णन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 326 ईस्वी पूर्व से बात करते हैं, सिकंदर के टाइम से उन्होंने सेंड्रोकोटस का नाम लिया, और यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य की बात की उन्होंने। लेकिन ये पहला प्राचीन, ये पहचान जो है भारत के तिथि क्रम के लिए क्या बन गई, एक आधारशिला बन गई। आज आने वाले टाइम में अगर हम कुछ और चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इस चीज से जुड़ा हुआ है। अब कोई नई रिसर्च आएगी न्यूज़पेपर से, जैसे हम बात करते तो और शायद पीछे चला जाएगा, तो हमने वहां से पढ़ा। फिर मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है, मेगास्थनीज की इंडिका, जबकि इंडिका तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इंडिका को जब किसी ने सुना तो दूसरे लेखक ने इंडिका के बारे में लिख दिया, वो हमें मिलता है, ओरिजिनल इंडिका नहीं मिलती। तो रोमन विवरण बंदरगाह करते हैं तो यूपीएससी पूछता है, इसीलिए आपसे पोर्ट के नाम पूछ लेता है, वो पूछता है व्यापार की वस्तुओं की चर्चा पूछ लेता है, जैसे पेरिप्लस ऑफ अर्थरियन सी। अब नाम ही याद ना होगा आपको 25 बार पढ़ने से, बोलते हैं मुझे तो पेपर निकालना है, रट ले इसको टट्टू, रट के थोड़ी ना कुछ होने वाला। आप समझोगे कि पेरिप्लस ऑफ एर्थरिन से अच्छा एक है, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी उस पुस्तक में, ये है, सोचा जाता है साथ साथ में, और एनसीईआरटी से उसको लिंक किया जाएगा। तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, देखो उसको मैप को, समझ में आएगा। ऐसी प्लीनी की थी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। ये तीन नाम आपने दे दिए 150 वर्ड के और ढंग से लिख दिया तो नंबर आएंगे आपके। ऐसी चाइनीज का है फाइयान और हुइनसांग, दोनों बौद्ध थे, तीर्थों का दर्शन करने आए, धर्म का अध्ययन करने आए। कोई आपसे पूछता है फट से आपने बोला, पर वैसे हैं आया तो था। हाँ सर याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो ये हो गए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था शुरू में, हमने कहा हमारे उसमें क्यों था, क्योंकि हमने जो है इतिहास वैसा तो नहीं था जैसा आजकल लिखा जाता है, और जैसा लिखा यूनानी में वैसा भी नहीं था। फिर हम थे क्या, पुराणों से हमें पता चलता है 18 पुराण थे, लेकिन उसके अंदर भी हमने जो है ऐसी ऐसी बातें की हैं जो शायद पूरी ट्रूथफुल नहीं है, यथार्थ में वो घटनाएं वाकई हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए हम कहते हैं ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव नहीं था हमारे पास। हमने 4 युग बनाए सार तत्व के लिए, त्रेता, कृत, आपने बनाए कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कली यानी कलयुग अभी चल रहा है, एक युग के बाद दूसरा आता चला गया। नैतिक मूल्यों और सामाजिक मापदंडों की हमने बात की, काल और स्थान इतिहास के हिसाब से हमने किया, उनका महत्व बताया। इसीलिए हम यूपीएससी क्या पूछता है आपसे, बता भैया, संवत पूछ लेता है आपसे वो, संवत पूछता है। संवत में विक्रम संवत कब शुरू हुआ भाई, उसके लिए भी आपको रटना पड़ेगा। विक्रम संवत 57 58 ईसा पूर्व बीसी, और शक संवत कब हुआ 78 एडी, गुप्ता कब हुआ 319 एडी, उसके अलावा भी है। अशोक ने 337 ईयर्स रूल किया। शीला लेखों में पता चलता है कि 8वें से 27 वर्ष तक की सिर्फ उनके वर्णन है, शुरू के नहीं है। शायद कॉन्फिडेंट होने में टाइम लग गया, चीजों को संभालने में टाइम लग गया। तो शासन काल के जो जो वर्ष हैं उनका पता लगता है कि आपने कौन से उससे लिखा है। तो भारत में जो है जैसे और भी हैं, जैसे अब जीवन, जीवन चरितात्मक रचनाएं, जिनसे जीवन का पता लगता है, ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया, जैसे कि हर्षचरित हो गया बाण भट्ट का। उसके बाद हर्षवर्धन की जीवन के वृतांत है, उसको हीरो बनाया गया है पूरा। लेकिन संध्याकर नंदी का रामचरित है, तो राम, भगवान राम की कहानी चल रही है एक तरफ संध्याकर मतलब राजा रामपाल की कहानी चल रही है, दोनों का पैरेलल चल रहा है। ऐसे ही विलन का विक्रमांक देवचरित
कल्याण, चालुक्य ऑफ कल्याणी, मैप में देखो कहाँ है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे ही आपका जो है राजा विक्रमादित्य की बात होगी, तो ऐसे अलग अलग है। तो यूपीएससी यहाँ तक पहुंच चुका है, इन तक पहुंच चुका है, इससे भी आगे चला गया बल्कि। ऐसी मुशिक वंश था केरला में, अतुल ने की 11वीं शताब्दी में उसकी, राजवंश का मतलब पूरा। और राज तरंगिणी पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं उसको एक तरीके से। कल्हण ने किया, कल्हण के बाद उसके और भी जैसे आजकल आता है ना RR1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे कल्हण का भी हुआ है। कश्मीरी राजाओं का चरित्र है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है वहां की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। तो इतिहास का निर्माण जो है दोनों चीजों से होता है, प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। ठीक है, सामाजिक ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्टोरिकल से ही होगा, प्री हिस्ट्री से भी होगा, खुदाइयों का खुदाई से होगा, जो आपको मिले हैं, जो आपको मूर्ति मिलती हैं, जो आपको अभिलेख मिलते हैं, जो आपको कोई मतलब तत्व मिलते हैं, उनसे होगा। नए नए तरीकों से करके हमें करना पड़ेगा, यानी कि वैदिक। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वैदिक काल है, या फिर जो है PGW वाला पीरियड है, NBPW वाला पीरियड, कोई किताब तो है ही नहीं भाई, फोटोग्राफ तो कोई है ही नहीं। तो सोर्स क्या मिल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। किताब ही पूरा सोर्स है सिर्फ, कि आर्कियोलॉजी भी एक सोर्स है? अगर सिर्फ किताब सोर्स है तो क्या इस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं? किताब में तो कुछ भी लिख दोगे आप। लेकिन अगर कोई अवशेष भी मिले हैं और अवशेष किताब वाली बात को प्रूव करते हैं, तो बस फिर इसका मतलब है कि इंपेरिकली बहुत सही हो गया। जैसे अयोध्या हो गया, हस्तिनापुर हो गया। अब जो लिखा गया है रामायण और महाभारत में एग्जैक्टली अगर वो हमें साइड से मिल जाए तो सारी बातें बिल्कुल सही है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बड़ा चढ़ा के किया गया, लेकिन रामायण और महाभारत भारत के जीवन के अभिन्न अंग हैं, कण कण में बसे हुए हैं। तो इसीलिए ऐतिहासिक मूल्य है, ऐतिहासिक मूल्य। ये देखो ऐतिहासिक मूल्य यानी कि राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण अगर हो रहा है, या फिर कोई नई चीज हो रही है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सातवाहनों के आरंभ के पीछे ढकेलने में लिया जाता है, अभिलेखों के आधार पर उनका कुछ माना जाता है, जगह कुछ और मिलती है। तो राजतंत्र कैसा है, समाज कैसा है, अर्थतंत्र कैसा है, धर्म का विकास कैसा है, ये सारी चीजें अभिलेखों से, पुस्तकों से ली जानी चाहिए और मिलती हैं। और उनका इंपीरिकल यानी जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वैसे किया जाना चाहिए। यानी मिथक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिथकों को जब पुरातत्व से कंपेयर करके निकाला जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। वर्णित घटनाओं को ऐसे ही सही नहीं माना जा सकता कि भाई प्राचीन भारत में नारी का स्थान बहुत निम्न था। क्यों था भाई, आप थोड़ा प्रूव करो कैसे था, और थोड़ा गड़बड़ भी तो आप अच्छी चीजें ढूंढ के बताइए, तभी फायदा है। नहीं तो अपने ही सिविलाइजेशन को निरस्त भावना से देखने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो फर्स्ट टास्क यही है जो ये सामने दिया हुआ है, कालक्रम, इसको आपको रटा होना चाहिए। पाणिनि ने कब क्या किया, ठीक है ना। पुरातत्व के अनुसार देखो लिखा हुआ है, भगवान महावीर और बुद्ध धर्म सूत्र क्या हुए, तो आपको 2 लाइनें बोलनी आनी चाहिए धर्म सूत्र क्या है। भारत में बहुत गम्य लिखावट कब आई ये पता होनी चाहिए। कलिंग की बात हो रही है, खारवेला का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। श्रीलंका का पाली मूल ग्रंथ हो गया, शक संवत शुरू हो गया। और इस तरह से इस चैप्टर का अंत होता है। जहां तक भौगोलिक ढांचे की बात है, ये वैसे भी एक जनरल टॉपिक है, लेकिन इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे तेजी के साथ और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी बात समझने की। साथ में अपने नोट्स बनाइए। यू कैन जॉइन अस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्मार्ट कोर्सेज, क्योंकि ये चीज के आगे भी दुनिया है और आगे ही शायद गोल है। ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपको कैसे सोचना और पढ़ना चाहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।